आज हम लोग शुरू करने वाले परिभाषा प्रकरण के कुछ बचे हुए टॉपिक्स हैं, उन्हें कवर करेंगे। ठीक है। पारद्वंद के नाम, पारद्वंद के नाम आपसे कोई आपके परिभाषा प्रकरण में दिया गया पारद्वंद के नाम। तो पारद्वंद के 25 नाम होते हैं। इसको अगर वैसे याद करोगे देखो भूल जाओगे, लेकिन ट्रिक से याद करोगे तो याद रहेगी। कैसे? तरुण कुमार वृद्ध बालक महान मूर्ति के सामने अग्नि को जलाकर जल क्षार को ध्रुत को पीने का हट करता है, क्रियाहीन निकास श्रृंखला में लोटपोट हो गए। अब इसे कैसे याद करना है? देखो, तरुण से तरुण हो गया, कुमार से कुमार हो गया, वृद्ध से वृद्ध हो गया, बालक से बालक हो गया, महान मूर्ति से महावंद हो गया, मूर्ति से मूर्ति हो गया, जल से जलाकर से जल हो गया, जल क्षार हो गया, पीने का हट करता है हट हो गया, क्रियाहीन निकास से नी से दो हैं, निर्वीज और निर्जीव, का से दो हैं, कल्क और कंजली, आ से दो हैं, निकास है ना, आ से दो हैं, अरोट और अभ्यास, सा से दो हैं, सवीज और सजीव। ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ेंगे। कुछ आचार्यों ने जलों का बंद अलग से माना, कुछ आचार्यों ने जलों का बंद अलग से माना है, तो 26 हो जाते हैं। ठीक है। अगर आंसर आएगा तो आप 25 ही मारेंगे, लेकिन कुछ अगर लिखा जाए कि दोनों, अगर बहुत ऑप्शन सही होगा, 25 और 26 दोनों लिखे हों तो बहुत ऑप्शन सही करेंगे। ठीक है। इसका मतलब वो पूछा जा रहा है कि कितने आचार्यों ने कितने गाने। तो हम लोग पढ़ते हैं इनके जलों का बंद के बारे में। तरुण कुमार वृद्ध बालक महावंद महामूर्ति सुसंस्कृत अग्नि जल क्षार ध्रुत पिष्टिका हट क्रियाहीन श्रृंखला खोट पोट निर्वीज निर्जीव कल्क कंजली आभास आरोट सबीज सजीव। और फिर निकास के हम लोगों ने पढ़ लिया। तो निकास का क्या पढ़ा था? निवीज निर्वीज, का से कल्क, का से कजली, आ से आरोट, आ से आभास, सा से सबीज, सा से सजीव। ठीक है। कुछ आचार्यों ने जलों का बंद अलग से माना। अब ग्रह क्या होता है? जैसे ग्रह और अग्रह के बारे में हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे पत्र हरनाल होता है, जो हरनाल होता है ना, हरनाल का पत्र अगर हम लोग लेंगे, पिंड हरनाल जो होता है, पिंड हरनाल से देखो किसे खाना चाहिए, एक ही एलिमेंट है। ठीक है। वही पिंड रूप में है, वही पत्र रूप में है। पत्र जो होता है वो ग्रहण करने योग्य होता है, वही पिंड अगर हरनाल आ जाए तो इट्स लीड्स टू द मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर विच में लीड टू इनफर्टिलिटी। ये फीमेल्स में क्या होता है? मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स को कहीं ना कहीं उत्पादित कर देता है, जिससे क्या होता है? पिंड हरनाल, तो इनफर्टिलिटी तक हो सकती है। ठीक है। ये आग्रह और अग्रह लक्षण, ग्रह और आग्रह आप हर फॉर्मुलेशन के साथ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जनरल दिया गया ग्रह। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की कि ग्रह माने क्या होता है? ग्रहण करने योग्य। आग्रह माने होता है ना ग्रहण करने योग्य। आपको इतना ही समझना है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल देकर इसलिए समझाया कि जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले सिद्धि लक्षण, अबलय के सिद्धि लक्षण पढ़ेंगे, घृत निर्माण पढ़ेंगे, तेल निर्माण पढ़ेंगे। ठीक है। स्नेह कल्पना में पढ़ेंगे और अबलय कल्पना में हम पढ़ेंगे। एक अबलय कल्पना होगी, एक स्नेह कल्पना होगी। तो स्नेह कल्पना और अबलय कल्पना यहाँ पर दोनों का शॉर्ट मैंने बताया। जैसे अबलय के सिद्धि लक्षण जब हम लोग अबलय कल्पना पढ़ेंगे तो वहाँ पर आएगा तंतु महत्तम स्थिरतम। तंतु में एक तार की बातें, जैसे चाशनी बनाते हैं हम लोग, चाशनी वगैरह बनाते हैं जिसमें रसगुल्ले वगैरह, अगर वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी कर दिया, गुड़ दे के गुड़ की चाशनी, तो वो एक तार की चाशनी हो जाती है। ठीक है। वो से बढ़िया बना। स्थिरोत्तम, बूंद जल पर भरे पात्र में बैठती है। इसका मतलब यह है, देखो अगर आप गुड़ को पानी में डालते हो तो पानी में डिजॉल्व नहीं होती, एकदम नीचे जाके बैठ जाती है। ठीक है। ये तो अबलय के सिद्धि लक्षण हो गए। घृत के पढ़ते हैं। पाक करने से पूर्व झाग उत्पन्न होता है। अगर घृत आप पाक करेंगे, जैसे घृत बना रहे हैं, तो घृत अगर पाक कर रहे हैं आप, तो उससे पहले झाग उत्पन्न होगा। पाक करने के बाद झाग उत्पन्न होना बंद हो जाता है। तेल में क्या होता है? तेल में जस्ट इसका उल्टा होता है। तेल अगर निर्माण करेंगे तो उसमें क्या होता है? पहले झाग नहीं निकलता है। पाक करने से पूर्व झाग उत्पन्न नहीं होता है। पाक करने के बाद जब आप तेल से कोई सब्जी भी तलेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें झाग उत्पन्न होता है। ठीक है। तो वही है यहाँ पर। भस्म परीक्षा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर में क्वेश्चन पिछले पेपरों में पूछा गया है, तो इस पेपरों में भी पूछ सकता है। रेखा पूर्णतम परीक्षा। रेखा पूर्णतम क्या होता है? तुम्हारे आंखों की जो फिंगरप्रिंट्स होती हैं, अगर तुम किसी भस्म को लेते हो तो इतनी माइन्यूट भस्म होनी चाहिए, मतलब कि वो आंखों की मतलब जो हाथ के जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनमें भर जानी चाहिए। ये रेखा पूर्णतम है। पार्टिकल साइज इतना होना चाहिए, इसका पार्टिकल साइज यानी कि नैनोमीटर के रेंज में चला जाना चाहिए। तो इस तरीके से भस्म बनानी है, क्योंकि जितना छोटा पार्टिकल साइज होगा उतनी ज़्यादा सरफेस एरिया। ये तो पढ़ाई होगी ना 11-12 में, जितना ज़्यादा पार्टिकल साइज उतनी ज़्यादा सरफेस एरिया। देखो अगर मान लो 1 ग्राम है, 1 ग्राम में कितने पार्टिकल होंगे? 10⁹ है, करोड़ों हो गया, तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, एब्जॉर्प्शन ही तो कराना अच्छी तरीके। एब्जॉर्प्शन होगा तो एक्शन भी अच्छा होगा। ठीक है। वो कॉन्सेप्ट है मॉडर्न का। ठीक है। रेखा पूर्णतम तक चले जाते हैं। वरीयता माने क्या होता है?
धातु की भस्म जल में तैर सकती है, उसको वरितर भस्म कहते हैं। भस्म में इतनी लघुता आ जाए कि वो H2O को टेंशन को भी ना ब्रेक कर पाए, मतलब वाटर का जो टेंशन होता है, वाटर का जो सरफेस टेंशन होता है उसे भी ना ब्रेक कराए, इतना माइन्यूट भस्म होती है। अगर आप भस्म कोई भी भस्म पानी में डालेंगे तो वो इतनी माइन्यूट हो जाती है कि वो पानी में डूब जाती है। एक भस्म एक्सेप्शन है, सुधावर की भस्म, वो भी पानी में नहीं डूबती हैं, लेकिन वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। हाइग्रोस्कोपिक क्या होती है? वाटर लविंग नेचर, ठीक है। वाटर लविंग नेचर क्या होता है? वाटर को अपने अपना जो एब्जॉर्ब कर ले, जैसे वो बोरेक्स वगैरह होता है, ठीक है, तो वो क्या मतलब पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है। वो पहले नहीं डूबेंगी, लेकिन पानी को अब्जॉर्ब करने के बाद भारी हो जाती है, इसलिए वो डूब जाती हैं, ठीक है। ये इसलिए एक्सेप्शन कहा गया। हो सकता है आपसे पूछ ले कौन सी भस्म नहीं डूबती है MCQ में, क्योंकि आपके में MCQ है ना, तो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए एक एक चीज़ को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उन माने क्या हो? तैरती हुई भस्म पर किसी गुरु द्रव्य डालने पर भी वो तैरता है। जैसे भस्म तुमने इतनी सारी बहुत सारी डाल दी, उसके ऊपर अगर तुमने कोई धान वान रख दिया, धान वगैरह जो डूब जाता है, धान या छोटा सा लोहे का बहुत छोटा पार्टिकल, क्योंकि लोहे का कितना भी छोटा पार्टिकल डूब जाएगा, लेकिन भस्म के ऊपर रखा है तो वो नहीं डूबता है। सूक्ष्मता क्या होती है? वो पढ़ाई दूँगा कि मतलब क्या होता है, उसका पार्टिकल साइज बहुत कम हो जाना चाहिए। संलक्षणता क्या होना? भस्म जो होनी चाहिए वो स्मूथ होनी चाहिए, इससे कर्कश ना पैदा करे। अंजन सन्निवम, अंजन सन्निवम क्या होता है? इतनी स्मूथ होनी चाहिए कि जैसे कि आंखों पे काजल लगाते हो तो काजल कर्कशाता नहीं है, जैसे आंखों में काजल लगाते हो काजल बहुत स्मूथ होता है, काजल के समान मतलब स्मूथ होनी चाहिए। दंता आगरे का चचा भाव, दंता आगरे का चचा भाव क्या है? दलद, यदि भस्म को मुख में डालकर हाथ दांतों से पीछे तो मतलब रेत के समान, जैसे रेत को अगर कंकड़ वगैरह या रेत वगैरह हमारे दांतों के बीच में पड़ जाती है तो कचकच की मतलब एक अजीब सा होता है, उसे कचकच भाव कहा गया आचार्यों ने, ठीक है। दंतरे आगे कचकचा भाव, तो उस प्रकार का होना चाहिए। जैसे बालू वगैरह नहीं, बालू का कण अगर हम लोग खा के दें तो अजीब सा लगता है दांतों में, वही उसे कहा दंता आगरे कचकचा भाव, ठीक है। वर्ण क्या होनी चाहिए? सभी भस्मों का एक अपना स्थित वर्ण होता है, जैसे अभ्रक भस्म का स्टिका वर्ण होता है, ताम्र भस्म का कृष्ण वर्ण होता है, सबका अपना अपना स्पेसिफिक कलर होता है, वो स्पेसिफिक कलर भी होना चाहिए। देखो ये आपको कहीं कहीं रत्न वर्ग में ज़्यादा श्लोक याद ही करना पड़ेगा, तो यहाँ याद कर लेंगे तो वहाँ इजी रहेगा, लेकिन याद तो करना पड़ेगा, इस श्लोक से आप बच नहीं सकते। और इसमें कई धातुओं का मतलब कई धातुओं का मतलब रत्नों का इसमें वो है, धातु और रत्न का मतलब स्पेसिफिक वर्ण दिया गया। स्वर्ण चंपक वर्णाभयम कृष्णोत्तम तारताम्यो काश्यम दूषण वर्णम स्यात् नाग परावत प्रभा व्यंग शुभ त्वम इति तीक्ष्ण जम्बुक फलोपम अभ्रक चैष्टिका वर्णम स्यात् धातु वर्णेण्य, ठीक है। तो पहले हम लोग अगर कोई श्लोक नहीं याद कर सकता, कोई बच्चे को बिल्कुल श्लोक नहीं याद होता, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, टेंशन तो लेना ही नहीं है। तो क्या धातु लिखना है, इधर साइड वर्ण लिखना है, सीधे स्वर्ण चंपक वर्ण, ठीक है, चंपक के वर्ण। बाद ताम्र कृष्ण वर्ण होती है। कास्ट कैसे हो? धूसर वर्ण, धूसर मतलब धुएं के आकार की होगी, धुआं देखा हो, ठीक है, हल्का सा स्मोकी कलर इसे कह सकते हो। नाग जो होगी वो पारावत यहाँ पर किसे लिया है? पारावत मतलब कबूतर से लिया गया, ठीक है। वंग मतलब वंग कैसी होगी? श्वेत वर्ण की, मतलब तीन जो होती है श्वेत वर्ण की होती है। तीक्ष्ण लोहो जम्बू, तीक्ष्ण लोहो जो भस्म होगी वो जम्बू माने जामुन देखे हो? जामुन तो देखे ही हो गया, ऐसा कोई नहीं है जो जामुन ना देखा हो, जामुन के कलर की होती है। अभ्रक जो होगी वो स्टिका वर्ण, इसका मतलब ईंट के चूरे के समान, मतलब लाल होगी एक तरीके से, सिंपल भाषा में बोले तो। अवामी माने क्या होता है? अगर आप किसी भस्म को लेते हैं, भस्म को लेने के बाद अगर उसे जीभ पर रखा, जीभ पर रखने पर आपको नोजिया ना हो, मतलब उल्टी जैसा एहसास ना हो, तो वो भस्म अच्छी मानी गई है। निस्वादो, भस्म का कोई भी टेस्ट नहीं होना चाहिए। निश्चंद्र मतलब भस्म चमकनी नहीं चाहिए, भस्म का कोई कलर मतलब एक शाइनी पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। अगर पारद की भी भस्म है तो वो भी नहीं चमकनी चाहिए, क्योंकि पारद सबसे ज़्यादा चमकता। चंद्रयुक्त भस्म से मन से, चंद्रयुक्त देखो आगे आपको श्लोक पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर लिखा चंद्रयुक्त भस्म सेवेन मेहे मंद अग्नि चार्यत, तो प्रमेय हो सकता है, मंद अग्नि हो सकता है, अस्मरी आदि रोग होते हैं। अगर आपने चंद्रयुक्त मतलब चमकीली वाली जो जिसमें पार्टिकल्स दिख रहे हैं किसी ना किसी उसके एलिमेंट्स के, तो वो नहीं खानी। निर्मल माने बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, तो जैसा नहीं कोई इम्प्योरिटी मिली हुई हो उसमें। निर्धूम माने अगर आपने उसे निर्धूम मतलब कोई निर्धूम अग्नि पर डालते हो तो उसमें से कोई भी धुआं नहीं निकलना चाहिए, निर्धूम होना चाहिए। जीवा अंतर्ग्रह अर्कतावा, देखो इन सब आपको लग रहा होगा ये इतना सर पढ़ा रहे हैं सर, याद तो रहेगा नहीं, सिर्फ आपको याद नहीं करना, एक बार देख के जाना। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। और 5 नंबर के लिए आप बहुत ज़्यादा 5 या 6 याद कर लीजिएगा जो आपको ईजी लगे, लेकिन आप एक बार देख के जाएंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि MCQ में फंस सकता है ये क्वेश्चन। अगर अच्छा पेपर बनाना होगा, अच्छा क्या मतलब अगर ईजी पेपर भी बनाना होगा तब भी टीचर डाल देता है, ठीक है। PG में भी इससे 1-2 बार सवाल पूछ लिए गए हैं, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। डरने वाली कोई बात नहीं।
ये क्या है, जीवा अनग्रह अर्थकत, जीवा पर रखने पर जीवा में जड़ता उत्पन्न ना करे। मतलब कभी कभी कोई चीज़ ना खाते हैं ना, जीवा एकदम ऐसा लगता है कि मतलब स्थापित सी हो गई है, मतलब एक जगह ऐसा लगा जकड़ सी गई है, जकड़ाहट नहीं होनी चाहिए। अम्ल दही नींबू परीक्षा क्या है, किसी भी अम्ल पदार्थ जैसे दही नींबू में उस पर ताम्र भस्म छिड़काने के बाद 24 घंटे तक रख देते हैं। ये बेसिकली ताम्र भस्म के लिए हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर वही मैंने लिया है एग्जाम्पल के लिए। 24 घंटे तक इसके चारों एक ब्लूइश ग्रीनिश कलर आए तो वह भस्म अपक हुआ है। अगर तुमने भस्म ली, भस्म छिड़क दी और उसके चारों तरफ अगर ब्लूइश या ग्रीनिश कलर आ रहा है तो इसका मतलब वो अपक हुआ है। देखो, अपुनर्भव और निरुत्त में बच्चे अधिकतर कन्फ्यूज जाते हैं। अपुनर्भव अलग चीज़ है, निरुत्त अलग चीज़ है, और दोनों देखने में बिल्कुल सेम लगेंगे। जब किताब में पढ़ोगे एकदम सेम लगेंगे, ऐसा लगेगा दोनों सेम ही है, लेकिन सेम नहीं है दोनों। देखो, इसका अर्थ हो कि भस्म मिले, इसका अर्थ है कि भस्म फिर से धातु रूप में ना हो जाए। इसका अर्थ है धातु रूप में ना उड़ना भी कहा जाता है, ठीक, निरुत्त। मित्र पंचक और प्लस धातु भस्म को हीट करना है। यदि भस्म द्रवित ना होती है तो उसे अपुनर्भव कहते हैं। इसमें मित्र पंचक और धातु वर्ग को हीट, मतलब जो तुम्हारी भस्म है उसको हीट करना है और भस्म मेल्ट नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या है, धातु भस्म प्लस चांदी का पात्र लेते हैं। यदि भस्म में कुछ भी अंश चांदी के नहीं आते, इसमें क्या, इसमें देखो, इसमें दोनों एलिमेंट्स ले रहे हैं कहीं ना कहीं। उसमें मित्र पंचक ले रहे हैं, मित्र पंचक की औषधियाँ, थोड़ा सा अंतर है बस, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं और दोनों सेम समझ लेते हैं। वो कहते हैं इसमें भी मेल्ट हो रहा है, इसमें भी कहीं ना कहीं भार बढ़ रहा होगा। नो चेंज इन द स्टेट, देखो इसमें भी नो चेंज इन द मास ऑफ द बॉडी। इसमें क्या, देखो इंग्लिश में अगर हमको रिलेट करें, नो चेंज इन द स्टेट ऑफ द भस्म इज कॉल्ड अपुनर्भव। नो चेंज इन द मास, मतलब इसमें मास नहीं बढ़ना चाहिए, मतलब मास क्या, वजन नहीं बढ़ना चाहिए, उसे कहा जाता है निरुत्त। तो निरुत्त, और मैंने इंग्लिश में भी समझाने की कोशिश की और हिंदी में तो समझाया ही है, ठीक है। इसका रूल ऑफ डुप्लीकेशन, ये द्विगुण मानगणना क्या है। देखो, सारी औषधियाँ अगर आप आंवला को सारी औषधियाँ जैसे ड्रग आंवला 1 भाग लेते हैं, फॉर एग्जांपल ड्राई ड्रग 10 ग्राम और वेट ड्रग अगर वही है तो 20 ग्राम लेते हैं, ठीक है। ये द्विगुण मान गणना कही गई। अगर आपके पास कोई जैसे मतलब शुंठी अगर आपके पास शुंठी हमारी पिपली का आप त्रिकोण बना रहे हैं, ठीक है। अगर वहीं पर आपके पास गीली वाली है तो गीली वाली आप 20 ग्राम लेंगे और सूखी वाली आप 10 ग्राम से काम चल जाएगा, ये बताएगा द्विगुण मान गणना में। शुष्क द्रव, ग्रह द्रव, अपवाद के यहाँ गुड़ुची हो गया, कुटज हो गया, वसा हो गया, अश्वगंधा हो गया, शतपुष्पी हो गया, सहजन हो गया, प्रसारणी, इनको सेम अमाउंट वाले चाहे वेट हो चाहे ड्राई हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पोटेंट ड्रग होती है, ठीक है। औषध नामकरण, औषध का नामकरण कैसे करें, इसके 4-5 एग्जाम्पल पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कुटज प्रॉपर्टी, मुख्य द्रव्य के आधार पर कुटज प्रॉपर्टी किसके नाम पर दिया गया, क्योंकि उसमें कुटज मेन इंग्रेडिएंट है। आरोग्य वर्धनी वटी, कार्य के अनुसार, मतलब आरोग्य मतलब क्या होता है, डिजीज़ को क्योर कर दे, कहीं ना कहीं आरोग्य प्रदान करे, ठीक है। लवण वास का चूर्ण या च्यवनप्राश चूर्ण, पहले मुझे लगता है च्यवनप्राश चूर्ण कोई मतलब इसमें औषधि पड़ी होगी, लेकिन आप पता लगा कि च्यवनप्राश च्यवन हमारे ऋषि थे, ठीक है, उनके अनुसार पर पढ़ा है च्यवन, और लवण भास्कर भी ऋषि थे। महे हंतक बटी, देखो मेह माने क्या होता है, प्रमेह को कम, मेह का नाश करने क्या था। आकृति के आधार पर कजली पर पटी, काल एवं ऋतु के आधार पर पुष्यानक चूर्ण, ठीक है। देवताओं के आधार पर सुदर्शन चूर्ण, जैसे श्री कृष्ण का सुदर्शन होता है तो सुदर्शन चूर्ण उनके अस्त्र के आधार पर दिया गया। मात्रा के आधार पर पंचकोल चूर्ण, 5 कोल की मात्रा होगी, ठीक है। संख्या के आधार पर पंचामृत प्रॉपर्टी, यानी 5 चीज़ें होंगी कहीं ना कहीं। सावीरता अवधि में कोई भी बच्चा श्लोक नहीं याद करेगा, अगर कोई ज़्यादा होशियार कर दे, मैं मना नहीं करता हूँ मत याद करें, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है सच। क्यों कहीं फंसता है, कहीं नहीं फंसता है, क्यों आप अपना समय खराब करोगे, ठीक है। तो इसमें क्या याद करना है, गुणहीनम भावेत वर्षा ऊर्धम तद्रूपम औषधम मार्स द्वयात तथा चूर्णम हीन वीरितम आपनिवात हीनतम गुटिका लेह लेबते वस्ताद परम हीनम सागरतम तेलम आधार चतुर्माशा अधिकंत तथा औषधे लघु पाका स्न्यु वीर्यो कास्य राप परम पूर्णाशय गुणा युक्ता आसबा घृतो रसा। तो काश औषधियाँ, देखो सावीरतावधियाँ मतलब जैसे आप लिखा एक्सपायरी डेट कैसे कह सकते हो कि किस डेट को बनी, कितने दिनों में एक्सपायर हो जाएगी। मॉडर्न उसे एक्सपायरी डेट कहा जाता है, आयुर्वेद में उसे सावीरता अवधि कहा जाता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे आप सब लोग कि मॉडर्न में उसे क्या कहते हैं, एक्सपायरी डेट। ये दवाई इतनी 2025 तक चलेगी, 2026 तक चलेगी, 2030 तक चलेगी, ये उसकी एक्सपायरी डेट है। मॉडर्न अगर आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में आचार्य उसे सावीरता अवधि कहते हैं, मतलब कितनी दिन तक वो दवाई पोटेंट रहेगी। सावीरता मतलब वीरवान रहेगी, ठीक है। तो अगर हम काष्ठ औषधियों की बात करें तो ये 1 साल तक। चूर्ण अगर बात करें, अगर पहले ज़माने के, जब अब तो 1 साल चल जाते हैं, 2 माह। बटी या मलम 1 वर्ष तक चलते हैं। घृत व तेल 1 वर्ष 4 महीने तक चलते हैं। तो ये वाला पॉइंट याद करना है, 1 वर्ष 4 महीने।
गेहूँ या चना 1 वर्ष तक। आसव अरिष्ट जितने भी, आसव हो गया, धातु रस हो गया, आसव अरिष्ट जितना पुराना होगा, जैसे नहीं कहते शराब जितनी पुरानी होगी, आसव अरिष्ट में बेसिकली आता क्या, अल्कोहल प्रिपरेशंस आती हैं, तो शराब कहते नहीं, शराब जितनी पुरानी होगी उतनी ज़्यादा पोटेंट होगी। तो ठीक है, ऐसे ही आसव अरिष्ट होते हैं, जितने ज़्यादा पुराने होंगे उतने ज़्यादा अच्छे होंगे। अब कम्बिनेशन ऑफ ड्रग, देखो कम्बिनेशन ऑफ ड्रग का बेसिकली मतलब ये बताया गया कि अगर कोई औषधि वर्णित है और वो उसका गुण कम कर रही है तो उसे हटा देना चाहिए। अगर कोई औषधि नहीं बताई गई है और वो उसकी, जैसे पिपली नहीं बताई गई, पिपली को हम सबके साथ मिला देते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं बायोअवेलेबिलिटी बढ़ा देती है। ठीक है, बायोअवेलेबिलिटी आपको पढ़ा चुका हूँ, उसमें अगर किसी को डाउट हो बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है तो जाके फार्माकोलॉजी के शॉर्ट्स में देख सकता है। ठीक है, क्या होता है बायोअवेलेबिलिटी, वहाँ पढ़ा चुका हूँ। बायोअवेलेबिलिटी रिस्टेंट टू द एक्सटेंट, मतलब कितनी समय तक वो अपना बायोलॉजिकल एक्शन दिखा पाती है, वो उसे कहते हैं वो एक स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन पर। ठीक है, वो होती है बायोअवेलेबिलिटी। तो भी यहाँ पर बेसिकली बात, अगर जो उसकी बायोअवेलेबिलिटी बढ़ा दे उस ड्रग को डाल देना। किसी योग की औषधि का चुनाव करते समय यदि कोई औषध गुण विरुद्ध दिखे तो चाहे इस योग का औषध का उल्लेख किया गया हो या ना किया गया, उसे निकाल देना चाहिए। जो औषधि का उल्लेख, देखो अगर कोई अच्छी, उसका अच्छा पोटेंट बढ़ा रही है तो उसका अगर उल्लेख नहीं किया तो उसके साथ मिला देते हैं। यही होता है आपके कम्बिनेशन ऑफ ड्रग। रोगों में युक्त अनुक्त कथन है। ठीक है, लघुपाक क्या है, रेफरेंस इसका मिलेगा आपको षडंग संहिता में। लघुपाक का जो आसानी से पच सके, गुरु लघु माने लाइट, पाक माने बेस्ट, द सब्सटेंस विच इज इजीली डाइजेस्टेड बाय द जीआई ट्रैक इज कॉल्ड लघुपाक। ठीक है, कल हम लोग अवलय कल्पना शुरू करेंगे। ठीक है।